बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी, लास्ट जो है डिस्कनेक्ट हो गया था, जिसमें हमने जो है क्या डिस्कस कर रहे थे। हम डिस्कस कर रहे थे कि बेटे ज़रूरी नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट के अलग हमेशा फोर्स का जो है कॉस थीटा वाला कंपोनेंट हो सकता है कि साइन थीटा वाला कंपोनेंट भी हो सकता है। तो बेसिकली मैं आपको समझा रही थी कि किस तरह से वो कंडीशन होती है। तो बेटे ये वाली एग्जाम्पल तो मैं पहले भी समझा चुकी हूँ कि जब भी आप फोर्स एक्सर्ट करेंगे, ठीक है, मीन आप फोर्स इस तरह से आसान हो जाए। मैं क्या बता रही थी कि फोर्स के कंपोनेंट, जैसे कि ये जो है एक ब्लॉक है, ठीक है, उस पर फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो अब इस फोर्स को हमने इसके कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, ठीक है, इसके कंपोनेंट में ब्रेक कर दी। ये एफ कॉस थीटा है, ये एफ साइन थीटा है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ब्लॉक है ना, ये फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है। अब फोर्स की कौन सी डायरेक्शन है? एफ कॉस थीटा वाली। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एफ कॉस थीटा डी, यही लिखेंगे ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है कौन से फोर्स की कंपोनेंट की डायरेक्शन में? कॉस थीटा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं एफ साइन थीटा की कंडीशन वाली समझाऊं तो बेटे आप देख रहे हैं ये एक ट्रक है, ठीक है, ये एक ट्रक है और इसकी डायरेक्शन आप देख रहे हैं सेम फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। लेकिन एंगल जो है ना, पहले एंगल इस साइड पे था, लेकिन अब एंगल क्या है? उस साइड पे है। मतलब अगर फोर्स इस तरह से लग रही है तो अब एंगल जो है ना वो किस साइड पे है? इस साइड पे बन रहा है, ठीक है। जब एंगल जिस साइड पे बनेगा वो पता है कि वो साइड हमारी कौन सी होगी? ये हमारी क्या है? एफ कॉस थीटा वाली हो गई, ठीक है। ये ट्रक है जिसमें फोर्स इस पे, और ये हमारी एफ साइन थीटा वाली फोर्स हो गई, एफ साइन थीटा। अब आप देख रहे हैं कि अब ये जो ट्रक है, जाहिर सी बात है फोर्स उस साइड पे लग रही है, एंगल ऊपर पड़ रहा था, तो ये एफ कॉस थीटा आ गया और ये एफ साइन थीटा हो गया दूसरा कंपोनेंट। तो अब आप देखेंगे कि जो ट्रक डिस्प्लेसमेंट है वो इस साइड में, मतलब फोर्स की कौन से कंपोनेंट के पैरेलल है? एफ साइन थीटा। तो अब आप लिखेंगे एफ साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है, और इंटू डी। तो अब ये होगा वर्क का फार्मूला इस कंडीशन में, ठीक है। तो आपने देखना है कि बेटे कि एंगल को किस तरह से फोर्स बन रही है, कौन से कंपोनेंट जो है डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल आ रहा है, तो उसी तरह से आपने लिखना है। तो अब आपको याद होगा कि एफ कॉस थीटा, आपको पता है कि अब ये जो एफ साइन थीटा डी आया है ना, ये एफ कॉस थीटा के किस तरह से बराबर होता है? ये बराबर होता है एफ कॉस 90 माइनस थीटा इंटू डी, ठीक है। ये होगा साइन थीटा, आपको पता है ना, ये तो आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब आपने क्या करना है? जिस तरह से कॉस अल्फा माइनस बीटा कॉस, हाँ, कॉस अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन थीटा, ठीक है। इसको हम माइनस करेंगे तो इस तरह से दोबारा से, मतलब जो अल्टीमेटली वही दोबारा से एफ कॉस थीटा वाली कंडीशन ही आ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी जो है मैंने आपको समझा दी ये किस तरह से है ये। अच्छा, उसके अलावा ये देखें, ये वही चीज़ है जब मैं आपको बता रही हूँ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि मैम किस तरह से फोर्स अब पहले वाली कंडीशन में इस तरह से लग रही थी लेकिन एंगल इस साइड से बन रहा था। तो एंगल जिस साइड से बनेगा वो एफ कॉस थीटा वाला होगा और जो दूसरा होगा वो परपेंडिकुलर, वो क्या होगा? एफ साइन थीटा, ठीक है। अब दूसरी डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं तो बेटे अगर मैं ये वाली दिखाऊं तो इसमें आप देखेंगे कि फोर्स इस साइड लग रही है लेकिन एंगल ऊपर बन रहा है। जब एंगल ऊपर बनेगा तो ऊपर वाला एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा और नीचे वाला परपेंडिकुलर एफ साइन थीटा हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगी तो एफ साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सब कुछ है जो कि ऑलरेडी मैं समझा चुकी हूँ। जैसे कि ये बंदा जो है अब खड़ा हुआ है, अब इसकी डिस्प्लेसमेंट जीरो है। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, आपको पता है कि फोर्स इंटू डी होता है, डी जीरो हो जाएगा तो वर्क जीरो हो जाएगा, मीन इसका वर्क क्या है? जीरो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो, ये खड़ा हुआ है, ठीक है, डिस्प्लेस ही नहीं कर रहा, फोर्स तो इस पे लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, उसके बाद ये देखें, अब इस ये बैग है, ठीक है, ये चल रहा है और अपने इस बैग को क्या किया हुआ है? पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेस कर रहा है इस साइड, ठीक है। तो आप खुद सोचें कि इनके दरमियान जो है एंगल है वो कौन सा बन रहा है? तो आपने कहा कि मैम इसमें एंगल 90 का बन रहा है, तो cos 90 क्या होता है? cos 90 जीरो होता है, तो इसमें भी वर्क जीरो हो गया, ठीक है। इस तरह से ये देखें, ये फोर्स लगा रहा है, अब ये जो है फोर्स लगा रहा है तो ये एंगल यहाँ से बना है, तो ये एफ कॉस थीटा वाली डायरेक्शन हो गई, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में, तो एफ कॉस थीटा, एफ डी कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से सब कुछ है। अब उसके बाद फार्मूला फॉर वर्क। अच्छा बेटे, ये जो फार्मूला फॉर वर्क है ना, मैंने सारे जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स जितने भी आपके फर्स्ट ईयर सेकंड जो फार्मूलाज है ना वर्क के, वो सारे मैंने इस पेज पे लिख दिए हैं, ठीक है, इस पेज पे लिख दिया। इसमें कुछ चैप्टर आपने अभी तक नहीं पढ़े हुए, मैं मानती हूँ कि वो नहीं पढ़ा है मैंने, लेकिन क्योंकि वर्क का पढ़ रहे हैं तो जितने डिफरेंट चैप्टर से मैंने वर्क की फार्मूलाज निकाल, डिफरेंट चैप्टर से मैंने वर्क की फार्मूला निकाल के यहाँ पे जो है क्या कर दिए? पुट कर दिए, ठीक है। ये सारे वर्क के फार्मूलाज है जो कि आपको
मैं जो MCQs है उसमें आपको कोई भी वैल्यू दी गई होगी। अगर आपको ये सारे फॉर्मूलाज देखें, अभी कुछ चैप्टर्स है जो आपने नहीं पढ़े, कैपेसिटर वाला हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला हो गया, स्ट्रेन एनर्जी वाला, सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ा। लेकिन अभी यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगी, आपने यहाँ पे ये याद करने हैं। जब हम वो चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, तब मैं आपको दोबारा से रिकॉल करवाऊंगी, क्योंकि ये वर्क वाला चैप्टर है, वर्क पावर एनर्जी, और हम वर्क वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। तो मैंने वर्क के सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे पुट कर दिए हैं, ठीक है। सो बेटे सबसे पहले हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सर्कुलर मोशन का समझा दूंगी ना, कि बेटे सर्कुलर मोशन जिस तरह से आपने पहले देखा कि वो 90 एंगल बन रहा था तो वर्क 0 था, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन में अगर मैं आपको बताऊं, देखिए हम जब भी मतलब हम इस तरह से नहीं कह सकते, हम मतलब कोई भी अगर हमें कंडीशन दिए तो हमने ये देखना होगा कि भाई रेफरेंस ऑफ फोर्स, कौन सा रेफरेंस ऑफ फोर्स के मुताबिक हमसे पूछा जा रहा है कि फोर्स वर्क 0 होगा या नहीं। तो आपने रेफरेंस ऑफ फोर्स लाजमी पूछना है, ऐसे ही नहीं आंसर कर देना है। अगर मैं एग्जांपल बताऊं कि बेटे सर्कुलर मोशन है, ठीक है। अब सर्कुलर मोशन में क्या होती है, 2 तरह की फोर्स होती है। एक सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जिसे हम FC से शो करते हैं, जो कि सेंट्रीपिटल होती है, और एक FT होती है जो कि टेंजेंशियल फोर्स होती है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये ठीक है। अब इसमें आप जो बिल्कुल जो अलोंग जो सर्कुलर के मूव करती है वो कौन सी फोर्स होती है, टेंजेंशियल फोर्स होती है, ठीक है। और जो टूवर्ड्स सेंटर मूव करती है वो कौन सी फोर्स होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि इन दोनों के दरमियान टेंजेंशियल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के दरमियान एंगल कुछ 90 का बन रहा है, ये तो आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटे जो बॉडी है, ठीक है, जो बॉडी है डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट जो है एक सर्कुलर बॉडी है जो कि मूव कर रही है, अगर मैं उस बॉडी को येलो से बनाऊंगी, ये बॉडी है, ठीक है। अब ये मूव कर रही है, इस सर्कल में क्या हो रही है, मूव कर रही है। तो अब आपसे मैं पूछी हूँ कि बेटे अगर मैं आपसे बोलूँ कि इसका वर्क कब 0 होगा, तो आपने फ़ौरन क्या बोला है कि मैम, या प्रोफेसर आपसे पूछे कि बेटे एक बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, तो उसका वर्क कब 0 होगा। तो आपने बाउलों की तरफ 0 नहीं कह देना है, आपने पहले पूछना है कि सर आप रेफरेंस ऑफ फोर्स तो बताएं, हमें रेफरेंस ऑफ फोर्स बताएं, तभी हम आपको बता सकेंगे कि आया वो 0 होगा या नॉन 0 होगा। तो आपके प्रोफेसर ने कहा कि बेटा रेफरेंस ऑफ फोर्स आप सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग मुझे बताएं कि सर्कुलर मोशन में जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, उसका वर्क 0 होगा या नहीं, विद रेफरेंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपने देख लेना है कि भाई ये बॉडी है। अब बॉडी की जो डायरेक्शन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं ग्रीन से शो करूँ तो वो इस तरह से है, बॉडी इस तरह से डिस्प्लेस कर रही है ना, इस तरह से जा रही है, ठीक है। और उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स आपको पता है कि टूवर्ड्स सेंटर होती है। तो आप खुद सोचे इसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 90। तो आपने खुद देख लिया कि cos 90 जो है किसके बराबर होता है, 0 के। तो आपने फ़ौरन बोल देना है जी सर, अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग रेफरेंस ऑफ फोर्स, अगर आपने सेंट्रीपिटल फोर्स मुझे दिया है तो वर्क 0 होगा। अब आपके प्रोफेसर आप जो कह रहे हैं कि अच्छा बेटा अब मुझे ये बताओ कि टेंजेंशियल फोर्स के अकॉर्डिंग कि सर्कुलर बॉडी का वर्क 0 होगा या नहीं। तो आपने कहना है कि टेंजेंशियल फोर्स के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो, क्योंकि ये बॉडी जो है इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है टेंजेंशियल फोर्स के अलोंग जा रही है, 90 डिग्री नहीं है बल्कि कौन सा डिग्री है, 0 डिग्री। तो cos 0 जो है वो 1 के बराबर होता है, तो ये नॉन 0 है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपके प्रोफेसर कहते हैं कि टेंजेंशियल फोर्स के अकॉर्डिंग बेटे वर्क 0 होगा या नॉन 0, तो आपने कह देना है कि नॉन 0 होगा। क्या होगा, नॉन 0 होगा, क्योंकि आपने देख लेना है कि भाई आपने देखा ना कि जो टेंजेंशियल फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो अलोंग मूव कर रही है। तो थीटा क्या है, 0 डिग्री, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। जबकि cos 90 आपने देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट जो है वो 90 का डिग्री बनाई थी, जिससे से सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग जो वर्क है वो 0 आया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आपने रेफरेंस ऑफ फोर्स लाजमी पूछना है, ये सब वही बताया हुआ है। देखें ये डिस्प्लेसमेंट देखें टेंजेंशियल फोर्स के अकॉर्डिंग अलोंग जा रही है। तो अगर आपसे टेंजेंशियल फोर्स से रेफरेंस आपको टेंजेंशियल फोर्स दी हो तो वो वर्क वहाँ पे नॉन 0 होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग पूछा जा रहा है तो वर्क वहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए वर्क टेंजेंशियल फोर्स नॉन 0, वर्क सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग जो है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बता दी, और वो बताया मैंने कि भाई ये टेंजेंशियल फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी के अलोंग हो रही है बॉडी की, आप देख रहे हैं ना। तो थीटा क्या है, 0, और cos 0 होता है 1, ठीक है। तो ये F/d आ जाएगा इसका आंसर। जबकि आपने दूसरी तरफ देखा कि सेंट्रीपिटल फोर्स में चूँकि 90 का डिग्री बन रहा था, ये डिस्प्लेसमेंट हुई 90, तो cos 90 होता है 0, तो ये 0 हो जाएगा इसका वक्त। तो ये चीज़ें वही एक्सप्लेन की हुई है कि cos 90 0 हो जाता है, सेंटीमीटर फोर्स का दिया हुआ है और ये टेंजेंशियल फोर्स का दिया है, ठीक है, जो कि पॉजिटिव है, मीन मैक्सिमम है। अच्छा बेटे, फॉर्मूला फॉर यूनिट, अब ये तो मैंने आपको बता दिया सर्कुलर मोशन के ना, कुछ मैंने आपको
रिवाइज करवा दिया। अच्छा, तो अब मैं आपको बता रही हूँ कि वर्क के फार्मूलाज, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये फार्मूला के F/D FD cos थीटा, ठीक है, ये मैं 100 दफ़ा पीछे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाए एक दूसरा होता है वर्क इज इक्वल टू प्रेशर P फॉर प्रेशर और डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम को आप किस तरह से लिखेंगे? V2 माइनस V1, यही होगा ना चेंज। तो आपने P और डेल्टा V को खोल दिया, V2 माइनस V1 कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट फार्मूला जो है जो आप पढ़ेंगे आइसोकोरिक, आई थिंक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है, कि P डेल्टा V एक ये फार्मूला है। और डेल्टा V क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मीन क्या लिखेंगे? चेंज इन वॉल्यूम को फाइनल माइनस इनिशियल कर लें या V2 माइनस V1 कर लें, ठीक है। तो ये आपका V2 माइनस V1 कर लें, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो है कैपेसिटर में आप पढ़ेंगे, तीसरा जो फार्मूला है वो कैपेसिटर का है, जो कि W और हाफ Q जो है ये चार्ज है, V जो है ये क्या है? पोटेंशियल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चौथा फार्मूला आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, ठीक है, वर्क और ये पोटेंशियल और ये आपका चार्ज, ठीक है। और दूसरा जो है आप उसमें पढ़ेंगे स्प्रिंग के केस में, ठीक है, कि ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये अपने मीन पोजीशन पे था, लेकिन जब आपने फोर्स अप्लाई की तो ये जो मीन पोजीशन से डिस्टेंस जो है जो कवर हुआ ये एक्स से शो करते हैं, तो W हाफ Fx, F फोर्स और X जो है डिस्प्लेसमेंट होती है स्प्रिंग की, ठीक है, जो कि मीन पोजीशन से कवर हुई होती है, ठीक है। तो एक फार्मूला ये हो गया। अच्छा, ये वाला फार्मूला देखिए स्ट्रेन एनर्जी का, ठीक है। स्ट्रेन एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ F इंटू डेल्टा एल, ठीक है, चेंज इन लेंथ। तो स्ट्रेन एनर्जी आप पढ़ेंगे 1 बाय 1 चैप्टर्स में पढ़ाऊंगी। इसके बाद है सर्कुलर मोशन की एग्जाम्पल। तो बेटे सर्कुलर मोशन में आपने याद रखना है कि फोर्स जो है ना, सर्कुलर मोशन की जब भी बात की जाए तो फोर्स जो है वो टॉर्क के बराबर होती है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो ये थीटा जो एंगल आप बनाते हैं ना, इससे हम शो करते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर फोर्स है, ये सर्कुलर फोर्स है, ठीक है। इस तरह से आप याद रखें। तो खुद सोचिए, जब आप लीनियर में वर्क F/D लिखते हैं तो सर्कुलर में आप क्या लिखेंगे? सर्कुलर में आप लिखेंगे, जब मैम ने बताया था कि फोर्स टॉर्क के बराबर होता है सर्कुलर में, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंगल थीटा के बराबर होता है। तो ये आपका सर्कुलर मोशन के लिए आ गया, ठीक है। तो ये मैंने सब कुछ आपको फार्मूलाज ही बता दिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बेटे, अगर MCQ आ जाए आपको वेक्टर की फॉर्म में, ठीक है, आपको ये फोर्स का दिया हुआ है, तो ये तो आपने पढ़ा भी होगा कि भाई ये फोर्स का, आप फोर्स को 3I, ठीक है, 2J प्लस 4K और इस तरह से 2I प्लस 3J माइनस 3J, ठीक है, प्लस 5K और ये। अच्छा, ये आपको ये मीटर है, मीटर मीन कि आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, ये न्यूटन मीन आपको फोर्स का जो है वेक्टर दिया है। अब आपसे पूछे कि वर्क क्या होगा, तो आपने कुछ भी घबराना नहीं है, आपने सिंपल फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। पहले वर्क इज इक्वल टू F/D, पहले F का लगा लिया, उसके बाद जो है इनमें क्या कर दिया? डॉट, ठीक है, ये पूरा आपने F का लिखा, फिर डॉट करके D का लिख दिया। डॉट मीन दोनों मल्टीप्लाई होंगे। अब किस तरह से मल्टीप्लाई होंगे? आपने देखा कि भाई 3I है, तो 3I देखो, I वाला जो है ना हमेशा I वाले से होगा, J वाला हमेशा J से होगा, K वाला हमेशा K से होगा। तो आपने ये ख्याल रखना है कि भाई 3I है तो ये 2I, तो ये क्या हो जाएगा? 3 2 ज़ा 6, तो आपने 6 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने किया कि J वाला, ये 2J है, ये 3J है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 2 ज़ा 6। अब यहाँ पे ये माइनस है 3 के साथ और प्लस 2 के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो पहले का तो 6 आ गया I का ना, 6I, 3 2 ज़ा 6। दूसरा आपने किया कि ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 2 ज़ा J, ठीक है। उसके बाद K का देखा कि 4K और 5K, तो 5 4 ज़ा 20, ठीक है, और प्लस प्लस 4, तो ये 20 आ गया, ठीक है, और ये K। अब आप K ये इसको ना भी लिखना चाहे तो ठीक है, 6 माइनस 6 प्लस 20, ठीक है। अब ये 6 माइनस 6 तो कट गए, आपके पास सिर्फ क्या बचा? 20 जूल। तो आपका वर्क का क्या वैल्यू आई? 20 जूल, ठीक है। इस तरह से ये सॉल्व आउट होंगे। ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि बेटे I मल्टीप्लाई I जो है वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। ये आपने I को I से कर देना, ऐसे नहीं कि I को आप J से करने लगे, क्योंकि फिर उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। हमेशा I to I मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जिसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने करना है। अच्छा, एक दूसरा MCQ सॉल्व करवा दूं कि बेटे ये जो सारी डिस्कशन हुई है, एक तो आपने ये MCQs देख लिया कितना आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये स्केलर वेक्टर में क्योंकि वो चैप्टर इंक्लूड नहीं है तो मैंने ये एक दफ़ा करके दिखा दिया, बहुत आसान है, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है।
अच्छा, एक एमसीक्यूज मैं करके दिखा रही हूँ, ठीक है, कि इतनी ज़्यादा डिस्कशन का जो फ़ायदा है वो इस एमसीक्यूज आप खुद सॉल्व करके दिखाएं मुझे, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है कि एक बॉडी है जिसका मास क्या है 5 kg, तो आपने कहा भाई 5 kg हमें मास दिया हुआ है। इनिशियली एट रेस्ट मीन वी आई क्या है 0 है। अच्छा, इज मूव बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, फोर्स कितनी दी है 2 न्यूटन। अच्छा, फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, टाइम कितने दिया है इन 10 सेकेंड, ठीक है, टाइम आपको 10 सेकेंड दिया, और वो क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द वर्क डन, वर्क डन आपसे पूछ रहे हैं। तो अब आपने कहना है कि भाई हमें पता है कि वर्क होता है F/d। अब फोर्स तो हमें पता है जो कि 2 न्यूटन है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, डिस्प्लेसमेंट तो हमें नहीं पता। तो बेटे डिस्प्लेसमेंट के लिए आपने जो है इक्वेशन ऑफ मोशन तो देखी होंगी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, मीन डिस्टेंस, और डिस्टेंस का आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन मोशन अगर आप यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको पता है, देखिए इनिशियल वेलोसिटी भी आपको पता है, टाइम भी पता है आपको, ठीक है, तो आप आराम से सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं, जो कि क्या है VIT प्लस हाफ AT²। अब आप खुद देखें VI तो 0 है, तो ये तो पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा हाफ AT²। तो आपने हाफ AT² को सॉल्व करना है, हाफ A। अब A भी आपको नहीं पता, अब A कैसे लाएंगे, एक्सेलरेशन तो आपको नहीं पता, टाइम तो आपको पता है 10, और आपने 10² लगा लिया। अब A पता होगा तभी तो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकेंगे। तो A निकालने के लिए कौन सा फार्मूला है, जल्दी से बताएं। आपको फोर्स भी पता है, आपको मास भी पता है, तो आपको पता है कि फोर्स इक्वल टू MA होता है, ठीक है। आपको A निकालना है, तो M को आप फोर्स को जो है आप मास से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास एक्सेलरेशन निकल आएगा। तो आप क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फोर्स कितनी दी है 2 न्यूटन, और मास कितना दिया है 5, तो 2/5, ठीक है। अब आपने 2/5 की यहाँ पे वैल्यू लगा दी एक्सेलरेशन की जो आई थी, ठीक है। अब आप इसको काट भी सकते हैं, 2 1 2, 2 1 2 कट जाएगा, ठीक है। 5 1 5, 5 2 10, मतलब आपके पास जो एक्सेलरेशन आई वो क्या आई, वो 2 आई, ठीक है। अब आपने क्या कर देना है, सिंपल जो है आपने इस 2 को मल्टीप्लाई कर देना है। आपको फोर्स कितनी दी थी 2 न्यूटन, 2 न्यूटन। तो अब आप क्या करेंगे, अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूं, अच्छा, अब अभी आपके पास यहाँ पे क्या आया है 2, 5 1 5, 5 2 10, ठीक है। अब यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि 10² था ना, तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है। 20, और अगर ये बहुत घिचपिच हो गई है, देखिए मैंने यहाँ तक समझा दिया कि एक्सेलरेशन का आपने इससे निकाला, आपके पास सिलेक्शन की 2/5 आ गई, तो आपने वही 2/5 यहाँ पे पुट कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये अब ये 10 है, अगर मैं इसको खोल के दिखाऊँ तो बेटे ये देखें, ये 2/5 था ना, और ये क्या है 10² था, 10² था, ठीक है। जिसको आप खोलेंगे तो ये 100 मतलब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा। तो आपने क्या लिख देना है 2/5 जो कि एक्सेलरेशन थी, और ये 100, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 20, और 0 का 0, मतलब आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट आई है वो कितनी आई, डिस्प्लेसमेंट जो आपके पास आई है वो 20 मीटर है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट आ गई। अब आप वर्क का फार्मूला क्या है F/d, F कितनी थी 2 न्यूटन, और D कितना है 20, तो 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 जूल जो है आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपने सॉल्व आउट किया। तो इस तरह से आपने देखना है कि अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं दी है तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को आप देख सकते हैं कि कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है। तो आपने यहाँ पे देखा गया सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है, लेकिन इसमें तो हमें एक्सेलरेशन ही नहीं मालूम, तो बेटा डरे नहीं, जो डर गया, ठीक है। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं मालूम तो आपको पता है कि यार मास दिया हुआ है, फोर्स भी पता है, तो ये हम ये न्यूटन सेकेंड लॉ जो हमारी फार्मूला था कि फोर्स इक्वल टू M है, तो उससे हम निकाल सकते हैं, तो उससे हमने निकाली और डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया, और उसका वर्क आ गया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ वर्क, ठीक है। तो बेटे टाइप्स ऑफ वर्क अगर मैं आपको बताऊं कि कितने टाइप्स के वर्क होते हैं, जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि ऑन दी बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ फोर्स, इसमें जो हम टाइप्स ऑफ वर्क देखते हैं वो ओरिएंटेशन ऑफ फोर्स की बेस पे देखते हैं, ठीक है। कि भाई फोर्स अभी मैं आगे आपको बताऊंगी। सबसे पहले जिस तरह मैंने पहले ही इंट्रोडक्शन में बता दिया था कि बेटे टाइप्स ऑफ वर्क 3 टाइप्स है, पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है, जीरो वर्क होता है। अब जीरो तो आपको पता ही होगा कि भाई जीरो कब होगा, जब एंगल क्या होगा 90 होगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है, cos 90 क्या होता है 0 होता है, ठीक है 0। तो ये बात तो आपको पता है कि और ऑन दी बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन ऑफ फोर्स, मीन अगर फोर्स इस तरह से है और डिस्प्लेसमेंट इस तरह से है, ठीक है, मीन दोनों के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है, तब तो जीरो वर्क होगा। ये तो मैंने आपको इधर ही समझा दिया। अब पॉजिटिव वर्क नेगेटिव वर्क किस तरह से होगा बेटे, जब भी फोर्स जो है ना डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा, मीन पैरेलल होगा, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है जब पैरेलल होगा तो यहाँ पे एंगल क्या होगा 0 डिग्री होगा।
तो कॉस 0 होता है 1 के बराबर, तो आपके पास पॉजिटिव वर्क आएगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और फोर्स उस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो कितने का बनेगा, 180। और आपको पता है कि कॉस 180 जो है वो किसके बराबर होता है, -1। तो ये माइनस जो लग जाता है ना, तो ये नेगेटिव वर्क आ जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि किस तरह से ये चीज़ें हैं। वैसे ओवरव्यू तो मैंने दे ही दिया है, ठीक है। अच्छा, तो देखिए पॉजिटिव वर्क के लिए अगर मैं आपको एंगल की रेंज बताऊँ ना, तो सबसे पहले तो मैं अगर पॉजिटिव वर्क क्या होगा कि वर्क के साथ इस तरह मतलब कुछ भी नहीं होगा, जब कुछ भी नहीं साइन होती तो मीन पॉजिटिव वर्क ही होगा ना। तो पॉजिटिव वर्क मीन पॉजिटिव से शो कर दिया, और नेगेटिव वर्क के साथ क्या लगेगा, नेगेटिव, ठीक है। और जीरो वर्क तो जीरो ही होगा। अच्छा, अब जो पॉजिटिव वर्क है और जो नेगेटिव वर्क है, ठीक है, इसके लिए अगर मैं एंगल की रेंज बताऊं तो बेटे पॉजिटिव वर्क तभी होगा जब एंगल 0 और 90 के बिटवीन हो, ठीक है। और नेगेटिव वर्क जब होगा जब एंगल जो है 90 से 180 के बिटवीन हो, ठीक है, मतलब 90 हो सॉरी 90 से 180 के बिटवीन हो, ठीक है। और जीरो वक्त तो आपको पता है कि जब एंगल 90 हो, ठीक है। तो अब ये एंगल का भी आपने याद रखना है। तो अब किस तरह से 0 से 90 के दरमियान जब होगा तो पॉजिटिव वर्क होगा, जैसे कि एफ अलोंग दी ओरिएंटेशन ऑफ मोशन। अगर फोर्स आप देख रहे हैं कि किसके अलोंग है, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, तो यहाँ पे एंगल जो है 0 है। आपने देखा ना कि 0 से 90 के दरमियान होगा तो पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है। जिस तरह से अगर मैं आपको बताऊँ कि किस तरह से ये है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये एक बॉडी है, ठीक है, और ये डिस्प्लेस कर रही है इस तरह से, इसका जो वेट है वो नीचे डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि जो वो है, जो एंगल है वो क्या है, 0 से बड़ा है। इसमें आप देख रहे हैं ये जो बॉडी डिस्प्लेस कर रही है नीचे जा रही है, इसमें आप देख रहे हैं कि एंगल जो है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। खुद देख रहे हैं कि 90 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, तो ये एक्यूट एंगल कहलाता है, ठीक है। तो इस केस में भी पॉजिटिव वर्क आएगा और इस केस में भी पॉजिटिव वर्क, और एफ जो है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी, ठीक है। तो पॉजिटिव वर्क जिसमें एंगल की जो रेंज है वो 0 से 90 है, जिस तरह से मैंने ये नीचे वाली एग्जाम्पल दी है। एक्यूट एंगल होता है कि जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये बॉडी है और नीचे डिस्प्लेस कर रही है, ये वेट है, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है, ये जो एंगल बन रहा है ना, ये डिस्प्लेसमेंट और ये वेट, अब इनकी तरह जो एंगल बन रहा है ना वो क्या है, वो लेस देन है, वो लेस देन 90 है। तो इसका मतलब कि इस केस में पॉजिटिव वर्क होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है, मैम दीना ने बताया था कि पॉजिटिव वर्क में जो एंगल की रेंज होती है ना वो 0 से 90 के बिटवीन होती है। देखिए MCQs आ सकता है, वो आपको कोई भी एंगल देंगे, बोलेंगे कौन सा वर्क होगा, तो अगर वो 80 एंगल देंगे ना तो आप समझ जाएंगे पॉजिटिव वर्क होगा। अगर वो आपको 100 एंगल देंगे या 120 देंगे तो आप समझ जाएंगे कि नेगेटिव वर्क होगा, क्योंकि मैम दीना ने बताया था कि नेगेटिव वर्क के लिए जो एंगल की रेंज है वो 90 से 180 के बिटवीन है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, ये वाला तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अब मैं पॉजिटिव वर्क की एग्जांपल दूँ, सॉरी पॉजिटिव वर्क का तो मैंने एग्जांपल बता दी, सब कुछ यूज़ कर दिया। अब नेगेटिव वर्क पे आ जाए। नेगेटिव वर्क जिस तरह से मैंने कहा कि यार नेगेटिव उसमें हम शो करेंगे, ठीक है, और उसके एंगल की रेंज मैंने 90 टू 180 बताई। जिस तरह से ये फॉर एग्जांपल एक बॉडी है जो कि इस साइड डिस्प्लेस कर रही है, उस पर फोर्स उस साइड लग रही है, तो आप खुद सोचें इनके दरमियान ये कितना एंगल बन रहा है, 180। तो इसका मतलब अगर एंगल 180 होगा तो नेगेटिव वर्क डन होगा, और एंगल जो है 90 से 180 के बिटवीन भी होगा तब भी क्या होगा, नेगेटिव वर्क होगा। तो फोर्स अपोजिट द डायरेक्शन हो, अगर फोर्स अपोजिट द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी तो नेगेटिव होगा, अगर फोर्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। अच्छा, इसी तरह से जिस तरह से मैंने ये वाली एग्जांपल दी थी, मैं नेगेटिव वर्क की भी देती हूँ। अब इसमें आप देखें, आपने पहले वेट के अकॉर्डिंग देखा था ना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको जो ये बॉडी है अब ये सेम नीचे ही डिस्प्लेस कर रही है, लेकिन यहाँ पे अब आप वेट फोर्स जो है, मतलब आप जो देख रहे हैं वो आप वेट के अकॉर्डिंग नहीं देख रहे बल्कि फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है। अब यहाँ ये क्या है, एक प्लेन है, ठीक है, ये देखें ये बॉडी है, ये बॉडी है जो कि नीचे डिस्प्लेस कर रही है, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, ये फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन फोर्स जो कि अपोजिट साइड मतलब उसको रेजिस्ट कर रही है उसकी मोशन को, ठीक है। उसकी डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, उसकी फ्रिक्शन उस साइड है, फ्रिक्शन जो कि क्या कर रही है, उसके डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रही है। तो आप खुद सोचें, फ्रिक्शन जो है जो कि एक फोर्स टाइप है वो उस साइड है और डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, ठीक है। तो इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है, 180 का। तो यहाँ पे जो है जो वर्क होगा वो क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन, ठीक है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि एंगल जो है वो 90 से छोटा है और 180 के बराबर या इक्वल है, बड़ा या उससे इक्वल है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जांपल समझा दी। सेम मैं अगर आपको जीरो वर्क का समझाऊं तो बेटे जीरो वर्क में आपको पता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है ना
वो इस साइड है आपने देखा, और फोर्स परपेंडिकुलर, तो दोनों के दरमियान 90 का एंगल है, तो इसमें तो जीरो ही होगा, क्योंकि cos जीरो आपको पता है कि क्या होता है, सॉरी cos 90 क्या होता है, जीरो होता है, तो वर्क जीरो हो जाएगा इसमें। जैसे कि ये देखें, वही वाला एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये बॉडी है और ये डिस्प्लेस कर रही है। अब इसको जो इस डिस्प्लेसमेंट को हम देख रहे हैं नॉर्मल डायरेक्शन, जो कि एक सतह की जो नॉर्मल फोर्स होती है ना, जैसे इस सरफेस की जो नॉर्मल फोर्स है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो अब ये नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल में, तो इनके दरमियान जो एंगल है वो 90 है, तो cos 90 जीरो हो जाता है, ठीक है। तो अगर नॉर्मल फोर्स के अकॉर्डिंग हम डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे कि किस तरह से डिस्प्लेस हो रहा है, तो उसमें आप देखेंगे कि जो एंगल है वो 90 आ रहा है, मीन वर्क डन क्या है, जीरो है। अगर हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट को फ्रिक्शन ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम देखेंगे कि वो दोनों फोर्स जो है वो अपोजिट द डायरेक्शन, मतलब फ्रिक्शन इस साइड है और डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, मीन 180 आ रहा है एंगल, तो इसमें नेगेटिव वर्क डन है। और फर्स्ट वाले डायग्राम में हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट इस साइड थी और वेट उसका नीचे था, और आपने देखा कि वो एक्यूट एंगल था, मीन लेस जीरो से जो है 90 से वो कम था वो एंगल, और जीरो के बराबर या जीरो से ज़्यादा था, तो ये आ जाता है पॉजिटिव वर्क डन में, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ वर्क डन मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दी। उसके बाद मैं सेम इसी को रिपीट करके कार की एग्जांपल से आपको बताती हूँ कि बेटे कार आप देख रहे हैं कि कार जो है इस साइड मूव कर रही है, ठीक है, उस पर फोर्स जो है इंजन की वो उस साइड लग रही है, और सेम ही डायरेक्शन में जो इंजन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो बताएं इसका वर्क डन क्या होगा, तो आपने कहा कि वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है वो जीरो है, ठीक है, और एंगल जीरो मीन cos जीरो जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो वर्क क्या है इसमें, पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। अब ये तो आपने देख लिया ये वाली चीज़। अब दूसरी साइड पे अगर मैं आपको बताऊं कि बेटे अगर आप इसकी जो ये तो आपने इस इंजन की फोर्स के अकॉर्डिंग को देखा ना कि पॉजिटिव वर्क डन आएगा। अगर मैं आपसे इस वजह से मैं कह रही हूँ कि जो भी आपसे पूछे ना कि वर्क डन जीरो कब होगा, तो बेसिकली ना ये जो अल्लाह ताला ने आंखें दी है ना, तो इससे देख लिया करें कि आपकी प्रोफेसर ने, आपके टीचर में रेफरेंस ऑफ फोर्स किसको दिया है, ठीक है। अब देखिए आपने देखा कि इंजन जो फोर्स लगा रही थी, अगर आपसे टीचर पूछे कि भाई जो फोर्स है, इंजन जो फोर्स लगा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग बताओ कि वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो आपने बताया कि यार इंजन फोर्स लगा रही है तो डिस्प्लेसमेंट उसके अलोंग ही होती है, तो वर्क पॉजिटिव होगा। अगर आपके प्रोफेसर कहते हैं कि फ्रिक्शन ऑफ फोर्स बताओ, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग बताओ कि कार पे जो वर्क डन हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है नेगेटिव, तो आपने फौरन देख लिया कि भाई फ्रिक्शन ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि कार तो आगे डिस्प्लेस करती है ना, और फ्रिक्शन ऑफ फोर्स जो रोड में जो फ्रिक्शन होती है वो उसको पीछे लेके जाती है, वो उसको रेजिस्ट करती है, मतलब उसको पीछे मतलब कि उसको रोकने की कोशिश करती है, फ्रिक्शन होती है ना, तो उसके दरमियान जो एंगल होता है वो 180 का बनता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इस साइड, फोर्स उस साइड, तो जो एंगल है 180, और आपको पता है कि cos 180 जो है किसके बराबर होता है, -1, मीन नेगेटिव वर्क डन होगा। तो आपने फौरन बता देना है कि भाई नेगेटिव वर्क डन होगा अगर रेफरेंस ऑफ फोर्स आप मुझे फ्रिक्शन दे रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर वो आपसे कहे कि बेटे अब मैं आपको रेफरेंस ऑफ फोर्स दे रहा हूँ कि उस कार का वेट, तो आपने देखना है कि भाई डिस्प्लेसमेंट तो सीधा मूव कर रही है और वेट तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे एंगल 90 है, तो आपने फौरन बता देना है कि वर्क क्या होगा, वर्क जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फोर्स जो है मुझे वेट दे रहे हैं उस बॉडी का या उस कार का, तो क्या होगा, वेट जीरो। अगर वो कह रहे हैं कि नॉर्मल फोर्स के अकॉर्डिंग, तो नॉर्मल फोर्स आपको पता है कि परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, ऑफ द फॉर डेट बॉडी, तो उसके लिए भी क्या होगा, एंगल 90 होगा और वर्क क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये कार की जो मैंने एग्जाम्पल दी, तो ये मैंने इस वजह से यहाँ पे शो की ताकि आपको पता चल सके कि भाई आपको जो भी एमसीक्यूज में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क जीरो कब होगा, तो बेटे आपने सबसे पहले रेफरेंस ऑफ फोर्स देख लेना है कि भाई रेफरेंस ऑफ फोर्स आपको नॉर्मल फोर्स दिया जा रहा है, आपको उस बॉडी का वेट दिया जा रहा है, या आपको इंजन की फोर्स दी जा रही है, आपको फ्रिक्शन ऑफ फोर्स दी जा रही है। तो रेफरेंस ऑफ फोर्स, अगर रेफरेंस ऑफ फोर्स आपने देख लिया ना, तो आप करेक्ट मार्क करेंगे। विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स आप हवाओं में जो आंसर दे रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो गलत ही होगा, फिर कहते हैं कि मैम कीज रॉन्ग थी। बेटे आपने देख लेना है कि रेफरेंस ऑफ फोर्स क्या पूछा जा रहा है। अब मैं भी इंशाल्लाह संडे टेस्ट में जब एमसीक्यूज दूंगी ना, तो मैं भी इस तरह से आपको घुमाऊंगी और मैं देखूंगी कि किसने सही आंसर दिया है, किसने रॉन्ग दिया है। बेटे ये लेक्चर्स आपके लिए एक ब्लेसिंग है, इस ब्लेसिंग को जो है ना शुक्र अदा करके पढ़ लिया करें, देख लिया करें, और आपकी सीट कोई नहीं लेके जा सकता, यकीन करें। ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, यही बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि टीचर्स इतने अच्छे से बिल्ड नहीं करते स्टूडेंट्स के ना। फीसें तो बहुत ले लेते हैं कोचिंग वाले, लेकिन मैं सच बताऊं कि वो इतना काम नहीं करते स्टूडेंट्स। वो समझते हैं कि स्टूडेंट बहुत माहिर है और उनको सब आता है, जबकि मैं अगर आपको बताऊं कि आपने जस्ट रट्टा लगाया होता है, क्योंकि आपने जो है इतनी ज़्यादा जो परसेंटेज गेन की होती है, मुझे पता है,
मुझे पता है इतने इतने परसेंटेज गेन किए लोग मैंने देखे हैं, अच्छा, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि उनको उस अंदाज में ही पढ़ाया नहीं जाता जिस अंदाज में उनको पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो काइंडली इससे फ़ायदा उठाएं और शेयरिंग लाजमी करें। आप यकीन करें, मेरे यूनी में टेस्ट है, इतना ज़्यादा कोर्स कंप्लीट हो गया है, लेकिन मेरी टेंशन जो है, सबसे पहली टेंशन जो है ना, आप लोग, मतलब आप लोगों का कोर्स हर वक्त मेरे दिमाग में वही घूमता रहता है कि पहले मैं आप लोगों का कोर्स कंप्लीट करूँ, उसके बाद मैं पढ़ लूँगी। तब तक मुझे लग रहा है बहुत देर हो गई, अल्लाह ना करे, बस दुआओं में याद रखेगा मुझे। अच्छा बेटे, ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब इस तरह से मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये इस तरह से आप जिम में करते हैं कि आप वेट उठाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या किया, इसको होल्ड करके रख दिया, ठीक है। अब आपने इसको होल्ड किया, मतलब आप इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं ना, आप इस पर फोर्स लगा रहे नहीं, लेकिन ये डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा। आप इसको लेके होल्ड किया हुआ है, आपने इस तरह से ना होल्ड किया हुआ है, तो मीन डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। फोर्स तो आप लगा रहे लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि वर्क होता है F×D। अगर आप फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है, तो आप खुद बताइए, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी तो ये फोर्स से मल्टीप्लाई होकर वर्क क्या होगा, जीरो ही आएगा। तो इस केस में भी आपका क्या होगा, वर्क क्या होगा, जीरो होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ जीरो होगी तो आपका वर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं आपको ये सेम वही जो मैंने आपको कार के बारे में समझाया था, इसी तरह से ये चीज़ भी है कि भाई अगर आप वेट के अकॉर्डिंग देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट अगर वेट के अकॉर्डिंग नीचे जा रही है, तो अब देखें डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है और वेट भी बॉडी का नीचे है, तो ये आपने देखना है। तो उस सेंस में तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और वेट जो है वो नीचे है, तो फिर इस सेंस में 180 का एंगल होगा और जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है। इसी तरह से अगर आपने देख लेना है कि भाई, तो ये आपने रेफरेंस ऑफ फोर्स के अकॉर्डिंग ही देखना है और देखना है कि ऑब्जेक्ट या बॉडी किस साइड मूव कर रही है, किस साइड डिस्प्लेस कर रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अच्छा, इस तरह से अगर मैं आपको बताऊं कि अगर कोई बॉडी है जिसको हाइट पे लेके जा रहा होता है, तो तब आपने सेम जो है F×D और F की जगह आप क्या लगाएंगे, mgh लगाएंगे, क्योंकि उसको एक हाइट पे लेके जा रहा है अगेंस्ट दी ग्रेविटी। ठीक है, अगेंस्ट दी ग्रेविटी। तो आप खुद सोचे, इस बॉडी को मैं अगेंस्ट दी ग्रेविटी लेके जा रही हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे फोर्स लगा रही हूँ और उसकी जो है वो डिस्प्लेस ऊपर कर रहा है, लेकिन नीचे से उसको एक ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर रही है, तो ये हमेशा -gh ही आएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, मतलब ये हमेशा नेगेटिव वर्क आएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊँ कि देखिए बेटा, ये तो मैंने बताया कि ये होल्ड करके रखा हुआ है, मीन होल्ड